जब 171 मेरी बीवी से मेरे अलावा और कोई नहीं चिपक सकता और गोबर खाकर पैदा किया था। सयान के हाथ और पर ठंडे पड़ जाते हैं। इसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर अर्नब ने कहा, इसकी बुरी तरह आरती उतारे जूली, अरे साथ में इसके पिता को बता दे, उसका लाडला यहीं पर शतक्षित है। कहते हुआ जाने लगा तो उसे सयन के चीखने की आवाज आई, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया रहा था। दर्द से कराह कर उसने कहा, बताता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके रिक्वेस्ट करने पर सारे लड़के रुक जाते हैं। वो अपनी लड़खड़ा जुबान में कहता है, चाहत स्वयं की बेटी नहीं है। सुबह होने से पहले ही चारों घर वापस लौट आते हैं और अपने अपने रूम चले जाते हैं। अर्नब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर वो नींद में चाहत को परेशान नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो चाहत को गले लगाते हुए सोने के बाद भी इसके चेहरे से खुशी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह का वक्त, रात को जिस खुशी के लिए अर्नब तड़प रहा था, सुबह होते ही उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है जब उसे सुबह सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता था, जिसे वो काफी उदास था। वही अर्नब का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल कर जा ही रहा होता है कि उसे आदि मिल जाता है। आदि उसे देखकर कहता है, तू इतनी सुबह सुबह फिर कहाँ निकल पड़ा? अर्नब ने उसे देखकर कहा, जाना बहुत जरूरी है, मैं आकर बात करता हूँ। आदि ने उसे देखकर कहा, मैं तुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, समझा? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मिस्टर भारद्वाज का ऑपरेशन हो रहा था। आदि, अर्नब बाहर खड़े थे, तभी ईशानी निहार के साथ बाहर आई। बाकी सब वही खड़े हुए थे। अर्नब ने तुरंत एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को हायर किया था, जो कि मिस्टर भारद्वाज के का इलाज कर रहे थे। निहार की आंखों में आंसू आ रहे थे। ईशानी भी निहार के बगल में बैठी उन्हें सांत्वना दे रही है। क्या है? आदि ने निहार के पास जाकर बोला, डोंट वरी आंटी, अंकल को कुछ नहीं होगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इतना प्यार जो करते हैं ना तुमसे। अपने पापा को इस हालत में देखकर निहार बुरी तरह टूट गया था। उसकी फामिल कहलाने के लिए हमेशा से बस उसके पापा ही थे, जिसकी चाहत आई और वो भी इन लोगों के साथ शामिल हो गई। निहार इतना ज्यादा टूट गया था कि उसने आदि को कसकर गले लगाते हुए कहा, भैया मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? भैया आपको पता वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। देखिए कैसे आराम से खुद सो रहे हैं और यहाँ मुझे परेशान कर रहे हैं। आप कुछ कहो ना उनसे सैयद, वो आपकी बात मान जाए, जल्दी ठीक हो जाए। निहार के यूं अचानक गले लगाने की वजह से आदि थोड़ा हैरान तो था, पर हालत नजाकत को समझते हुए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे संभालने की कोशिश की। वही निहार बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उसे चिपका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब बिहार आदि से अलग हुआ तो आदि ने उसे देखकर कहा, अंडस्को ठीक हो तुम? उसकी बात सुन अपना सिर हिलाती है। आयु भी उनके बगल में बैठ जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि कोई खड़ा कॉरिडोर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन शायद बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। तभी चाहत, दादी और निशा, आयान और समर्थ के साथ भागते हुए अंदर आती है। चाहत की आंखें आंसू और चेहरे पर पसीने थे, बहुत ज्यादा रो रही थी। वो निहार के पास जाकर कहती है, कैसे है पापा? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे पता है उन्हें हर पल किसकी जरूरत होती है। कहा था तू, कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये सब कहते हुए उसकी नज़र अर्नब पर पड़ी तो उसने अर्नब से कहा, अंडस्को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नब उसकी बात सुनकर कहता है, अंडस्को वो मैं। एक मिनट, इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि पापा यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए आप सुबह सुबह ही निकल गए थे ना, राइट? आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ? अपने मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ जो किया सो किया, लेकिन अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, सुना? अपने चाहत ने अर्नब की बात को बीच में करते हुए गुस्से में भले गले से कहा। उसकी बात सुनकर अर्नब को भी गुस्सा आ गया। अंडस्को, उसने चाहत को देखकर थोड़ा गुस्से में कहा, ये हॉस्पिटल है इसलिए यहाँ कोई तमाशा मत करो, समझी? निहार आंखों में आया आंसुओं पोंछते हुआ चाहत के पास जाकर उसके बाजू को पकड़कर रब करते हुए शांत करवाते हुए कहता है, अंडस्को वो ठीक है, जीजू ने उन्हें टाइम पर एडमिट कर दिया था, ऑपरेशन हो रहा है उनका, वो ठीक हो जाएंगे, आप ज्यादा पैनिक मत हो। मैंने उनके लिए बेस्ट कैंसर हेड को ओपन किया है, डॉक्टर की पूरी टीम लगी है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत हो। अर्नब ने चाहत का हाथ पकड़कर उसे समझते हुए कहा। चाहत ने निहार के पास जाकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बात ज्यादा बढ़ जाती तो? और एक मिनट, आपको कैसे पता चला पापा की तबीयत खराब है?
अर्नब जो अब तक चाहत के सवाल से परेशान हो चुका था, ऊपर से निहार का चाहत के बाजू को पकड़ने से अर्नब निहार को गुस्से से घूरने लगा। अर्नब के ऐसे घूरने पर दादी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंडस्को उसे क्या घूर रहा है, नीची कर अपनी आंखें, आज जो वो पूछ रही है उसका जवाब दे। अर्नब जो अब भी थोड़ा गुस्से में था, वो चाहत की तरफ देखते हुए उसके पास आकर कहता है, अंडस्को वो मैंने मेंशन के बाहर अपने 2 बॉडीगार्ड ओपन किया है जो 24 घंटे वहीं रहते हैं। आज सुबह अचानक उनका मुझे कॉल आता है कि मिस्टर भरद्वाज के सिर में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद मेरे ही आदमियों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उसकी बात सुनकर चाहत उसे नम आंखों से देखने लगी, जैसे अपने आंखों से ही थैंक्स कह रही हो। अर्नब बिना कहे उसकी बात समझकर अपना चेहरा फेर कर बोला, डोंट से सॉरी, जाकर अपने छोटे बच्चे को संभालो। कहते हुए वो जाने लगा, पर फिर कुछ सोचकर पीछे आते हुए निहार से कहता है, हम साले साहब मेरी बीवी से जरा दूर रहना, मेरा मतलब चिपकना मत, क्योंकि मेरी बीवी से मेरे अलावा और कोई नहीं चिपक सकता। अर्नब की बात सुनकर निहार का रोते हुए भी मुंह बन गया। वही सिमरन और आयु मुस्कुरा दिए। चाहत अर्नब को बुलाती है पर अर्नब कोई जवाब नहीं देता। चाहत अर्नब के ऐसा करने पर समझ जाती है कि अर्नब उससे नाराज हो गया है। अब चाहत को खुद में ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसे अर्नब से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, जबकि अर्नब ने तो पूरा अपना फर्ज निभाया था। अर्नब चाहत को इग्नोर कर देता है। तभी औरती से एक नजाकार कहती है, मिस्टर अग्निहोत्री, जितनी जल्दी हो सके आप नेगेटिव ब्लड अरेंज करें। ये काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है जो आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे अरेंज करें, क्योंकि अगर सही टाइम पर ब्लड चढ़ाया नहीं गया तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। कोई कुछ समझ बिल्कुल नहीं आता। तभी आदि ने कहा, नस, मेरा मतलब कि मेरी बोल्ड ग्रुप बिल्कुल सेम है, तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए। उसके कहते ही नर्स उसे लेकर टेस्ट के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो चाहत भागते हुए डॉक्टर के पास जाकर कहती है, मेरे पापा कैसे हैं डॉक्टर। डॉक्टर अपना सर्जिकल मास्क और हाथों में पहना ग्लोव्स निकालते हुए चाहत को देखकर बोले, डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, बट उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि अगर ये पूरी तरह से हट भी गया है तो दोबारा डिटेक्ट ना हो। अर्नब ने डॉक्टर को देखकर कहा, अंडस्को बट डॉक्टर, ये अचानक उन्हें क्या हुआ, जबकि उनकी दवाएं और ट्रीटमेंट दोनों ही सही चल रही है, ऐसे में तो ये होना चाहिए। डॉक्टर अर्नब के सवाल पर बोले, आपका सवाल बिल्कुल सही है मिस्टर सारंग, वो टेंशन में है और स्ट्रेस काफ़ी हो जाने के कारण उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया और अचानक उनका सर दर्द से फटने लगा। से एक और बात, मुझे आपसे एक और बात डिस्कस करनी थी। अर्नब डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अर्नब निहार की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ रेस्ट रूम में चल सकते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। उसकी बात सुनकर निहार उसके पीछे पीछे चल पड़ा, जिसे देखकर आयु दादी से कहता है, दादी एक बात बताओ, क्या खाकर पैदा किया था आपकी बहू ने इनके जैसे आदमी को, बिल्कुल चलती फिरती मिस्ट्री है ये। दादी ने हंसकर कहा, अंडस्को गोबर खाकर मेरी बहू ने तुझे पैदा किया था, इसलिए तेरे दिमाग में हमेशा भूसा भरा पड़ा रहता है। आदि जो उनके पास है बैठा था वो कहता है, अंडस्को गलत, तू गलत सोच रहा है, चलती फिरती मिस्ट्री अर्नब नहीं बल्कि दादाजी है। दादाजी न उम्र के साथ इतने राज आपने अंदर दफन किए हैं ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और अर्नब तो उनकी बस एक झलक है बस। आयु ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, तो इसका मतलब दादाजी को पहले से ही पता था कि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और उन्हें यह भी पता है कि ब्रह्मास्त्र 2M में क्या होगा। मैं आज ही घर जाकर उनसे पूछूंगा, वो मुझे भी बता देता कि मेरा थिएटर का पैसा बच जाए। उसकी बात सुनकर दादी, निशा, आदि और सिमरन सबने सर पीट लिया। दादी ने उसके कान मरोड़कर कहा, चुप कर नालायक, वरना धक्के मार कर घर भिजवा दूंगी, बकवास करता है। चाहत बस अर्नब के आने का वेट कर रही थी। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अर्नब के बिना गलती किए ही इतना कुछ सुना दिया। दादी उसके पास आई और उसे देखकर कहा, अंडस्को क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों है। वो दादी में चाहत को यूं देखकर दादी ने कहा, अंडस्को अच्छा अब समझी, तू इसलिए उदास हो ना, अर्नब तुझसे रूठ गया, हम दादी बहुत नाराज हैं। वो उनकी नाराजगी भी जायज़ है क्योंकि गलती मेरी थी। अब वो मुझ में रुक कर बैठ गए हैं, समझ नहीं आता कि मैं उनको कैसे मनाऊं। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बस इतनी सी बात, ये सारे जो डाई किए हुए बाल हैं ना, ये यूं ही धूप में सफ़ेद ना ही हुए हैं, शादी का पूरा कोर्स किया है समझी। हम तो टायर हो जा, अगर वो विश्वामित्र बन बैठा है तो तुम उनकी मेनका बन जाओ।
बे से भी दिन में पति पत्नी में कितना ही झगड़ा हो, रात के वक्त सब ठीक जाता। उनकी बात सुनकर चाहत शर्मा गई। हॉस्पिटल रेस्ट रूम। अर्नब अपनी गहरी आंखों से निहार को जिस भर कर देख रहा था। घिरे घिरे उसके पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे घूरो मत यार, मुझे नर्वस फील हो रहा है। अर्नब उसका जवाब सुनकर उसे बुरी तरह और घूरते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगे भी या बस यूं ही देखते रहेंगे? निहार ने इसकी आंखी में आंखें डालकर कहा, रहने दीजिए, आप चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। अर्नब ने उसे देखकर कहा, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी भी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें उतना परेशान कर रही है? निहार ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उनका बीबी और चाल। वही चाहत कब से दोनों का वेट करके थक चुकी थी। आखिर में वो रेस्ट रूम की तरफ जाती है तो रास्ते में गलती है एक बुर्खा पहन लड़की से टकरा जाती है, जिसने उसके हाथ पकड़े रिपोर्ट और बैग गिर जाता है। चाहत उसे देख उसके पन्ने उठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं? वो औरत जो कब से जानने की जल्दी में थी, पर जब उसने चाहत की आवाज़ सुनी तो शौक हुई, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही जाने लगी, जिसे देखकर चाहत न खुद में ही बड़बड़ाया, बड़ी अजीब लड़की है, पर मेडिकल रिपोर्ट में इसका नाम प्रिशा है और मुझे ये उसकी लड़की की जैसी क्यों लगी? उसकी छून और सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी आंखें। चाहत ने अंदाजा लगाते हुए उस जाती हुई बुरखे वाली को देखकर चिल्लाती है, अंडस को प्रिशा रोक। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिया के कदम ना चाहते हुए भी ठहर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इससे पहले कि चाहत उसके पास जाती, उसे एक नर्स उसे मिस्टर भारद्वाज की सारी मेडिसिन लाने को कह देते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ना चाहते हुए भी चाहत को जाना पड़ता है। प्रिशा भगवान का थैंक्स कहते हुए आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब खींच लेता है। प्रिशा पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, पर वो समझ प्रिया का चेहरा ऊपर उठाता है और उसके बुरखे को चेहरे से हटा देता है तो प्रिशा की नज़र समर्थ की नज़रों से जा मिली। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तभी समर्थ ने अपनी पकड़ उस पर और ज्यादा तेज करने हुए कहा। उसके चिल्लाने से प्रिशा सहम सी जाती है। जब 172 मेरे पीरियड मिस हो गए तो मुझे लगा कहीं मैं और आदि के पिता का सच आया अर्नब के सामने। वही चाहत कब से दोनों का वेट करके थक चुकी थी। आखिर में वो रेस्ट रूम की तरफ जाती है तो रास्ते में गलती है एक बुरखा पहन लड़की से टकरा जाती है, जिसने उसके हाथ पकड़े रिपोर्ट और बैग गिर जाता है। चाहत उसे देख उसके पन्ने उठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं? वो औरत जो कब से जानने की जल्दी में थी, पर जब उसने चाहत की आवाज़ सुनी तो शौक हुई, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही जाने लगी, जिसे देखकर चाहत न खुद में ही बड़बड़ाया, बड़ी अजीब लड़की है, पर मेडिकल रिपोर्ट में इसका नाम प्रिशा है और मुझे ये उसकी लड़की की जैसी क्यों लगी? उसकी छून और सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी आंखें। चाहत ने अंदाजा लगाते हुए उस जाती हुई बुरखे वाली को देखकर चिल्लाती है, अंडस को प्रिशा रोक। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिया के कदम ना चाहते हुए भी ठहर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इससे पहले कि चाहत उसके पास जाती, उसे एक नर्स उसे मिस्टर भारद्वाज की सारी मेडिसिन लाने को कह देते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ना चाहते हुए भी चाहत को जाना पड़ता है। प्रिशा भगवान का थैंक्स कहते हुए आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब खींच लेता है। प्रिशा पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, पर वो समझ प्रिया का चेहरा ऊपर उठाता है और उसके बुरखे को चेहरे से हटा देता है तो प्रिशा की नज़र समर्थ की नज़रों से जा मिली। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तभी समर्थ ने अपनी पकड़ उस पर और ज्यादा तेज करने हुए कहा। उसके चिल्लाने से प्रिशा सहम सी जाती है। समर्थ ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिशा? और चाहत को जिंदा देखने के बाद भी तुम उसे मिले बिना जा रही हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। सच सच बताओ क्यों आई थी तुम यहाँ? प्रिशा जो उसकी गहरी आवाज़ सुनकर घबरा गई थी, उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंडस को बो मैं यहाँ। समर्थ ने उसे देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अंडस को तुम क्या? प्रिशा जवाब दो। उसके यूं चिल्लाने से प्रिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए हकलाकर कहती है, बो मैं यहाँ टेस्ट करने आई थी। समर्थ ने उसे देखकर कहा, अंडस को कैसा टेस्ट? प्रिशा ने उसे देखकर कहा, अंडस को इसे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो और मुझे भी यहाँ से जाने दो। समर्थ ने अपने दांत पीसते हुए प्रिशा को देखकर कहा, अंडस को मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो प्रिशा। प्रिशा उसके गुस्से में बहुत ज्यादा डर गई। उसने समर्थ को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर अपनी नजरें झुकते हुए नम आंखों से कहा, अंडस को मेरे पीरियड मिस हो गया है तो मुझे लगा कहीं मैं
इसका मतलब उस रात हमारे बीच वो सब हो चुका है, राइट? प्रिशा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा तो समर्थ ने उसका चेहरा को उसकी थोड़ी सी पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, जवाब दो प्रिशा, क्या उस रात हम दोनों एक हुए थे? प्रिया कुछ भी नहीं कहती, बस उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समर्थ चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। देसी वो समझ गया हूँ प्रिशा का जवाब क्या होगा। वो प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मिस्टर श्रीवास्तव अब खतरे से बाहर थे, इसलिए सब थोड़े रिलैक्स थे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें सुबह होश आएगा, ये सुनकर चाहत थोड़ी राहत की सांस लेती है। हॉस्पिटल के मंदिर में दिया जलते हुए भगवान का शुक्रिया करती है। फिर दादी और बकी सबके पास चली जाती है, पर उसका मन कहीं न कहीं उदास था क्योंकि मिस्टर भारद्वाज की चिंता ऊपर से अर्नब का नाराज होना उसे काफ़ी ज़्यादा खल रहा था। प्यार ऐसा रोग है जो अच्छों को पागल कर देता है। वही चाहत अर्नब से कितना प्यार करती थी जिसकी कोई सीना ना हो, तो वो भला कैसे रह पाती। दोनों बीच ये रूठना और मानना ऊपर से इतनी मुश्किल से खत्म होती ये दूरियां, इन सब ने चाहत के दिल में एक डर सा पैदा कर दिया था। वो वही चक्कर काटते हुए सोचने लगी। उसे ऐसे देखकर दादी ने कहा, अंडस को आजकल की लड़कियां एक की जगह 10 घूमती है और एक ये देखो मेरी बहू, जो मेरे उस नालायक पोते के पीछे भागती है। आया ने भी हंसते हुए कहा अंडस को, अरे दादी, सिर्फ आपकी बहू आपके पोते के पीछे नहीं भागती बल्कि आपका पोता भी आपकी बहू के पीछे भगाता है, पर ये बात अलग है कि आपनी अकड़ के चलते मानेगा नहीं, वरना दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। हम ये मजाक जरूर था, पर सब यूं ही चाहत और निहार के दिमाग को भटकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्नब डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं अंडस को, मिस्टर अग्निहोत्री, आपकी और मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है। अर्नब उन्हें अजीब नज़रों से दिखते हुए कहता है अंडस को, डॉक्टर, कैन यू एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट टू से? डॉक्टर उसे समझते हुए कहते हैं, अंडस को मिस्टर भारद्वाज को ब्लड जरूरत थी, जो उन्हें मिस्टर सहगल ने दिया है। अर्नब उसकी बात सुनकर कहता है अंडस को, सो व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर इस बार सीधा सा जवाब देते हुए कहा अंडस को, दोनों के ब्लड सैंपल मैच करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने आप लोगों से बिना पूछे ही उनकी डीएनए टेस्ट करवाया है। उसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस अपना डाउट कॉन्फर्म करना चाहता था। अचानक अर्नब की आवाज़ थोड़ी सख्त हो जाती है। वो उन्हें देखकर कहता है अंडस को, तो रिपोर्ट क्या आया है डॉक्टर? डॉक्टर ने अपने फिंगर क्रॉस करते हुए देखकर कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, मिस्टर भारद्वाज इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ मिस्टर सहगल। उनकी बात सुनकर अर्नब के होश उड़ जाते हैं। उसे निहार की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। निहार ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रहने दीजिए, आप चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। अर्नब ने उसे देखकर कहा, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसी भी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें उतना परेशान कर रही है? निहार ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उनका बीबी और उनका बड़ा बेटा, जिसे 2 साल पहले बिछड़ गए थे। वो कैसे है, कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि पापा उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पर चाहकर भी मैं उनका पता नहीं लगा पाया, पर फिर चाहत हमारी जिंदगी में आई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पापा आज भी मेरे मम्मा और भाई को याद करते हैं, जिस वजह से सैयद ये हुआ है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर अग्निहोत्री कहाँ खो गए आप? डॉक्टर ने कहा। तो अर्नब ने खुद में बड़बड़े हुए कहा, इसका मतलब आदि मिस्टर भारद्वाज का बेटा है। आदित्य सहगल नहीं बल्कि आदित्य भारद्वाज है। वो यही सब सोचते हुए बाहर आया। उसे आता हुए देखकर दादी ने चाहत से कहा, तू बेकार में परेशान हो रही है। वो तुझसे नाराज कभी रह ही नहीं सकता क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार जो करता है। उन्होंने जानबूझकर अर्नब को परेशान करने के लिए कहा अंडस को। अर्नब मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं चाहत को कुछ दिनों के लिए निहार के साथ भेज दूँ। उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अर्नब, जिसका दिमाग डॉक्टर की बातों पर उलझा हुआ था, उसने बिना दादी की बात सुने ही कह दिया अंडस को, हम भेज दो। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि सबको लगा था कि अर्नब ज़रूर कोई बहाना बनाएगा। वही आदि जो चाहत की जगह मेडिसिन लेने गया हुआ था, वो आते हुए कहता है, चाहत ये लो अंकल की मेडिसिन। अर्नब उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखने लगाता है, पर आज जैसे उसके होठों से सारे शब्द मिट गए हों। जैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर उसके शब्द कम पड़ गए हों। वो आदि को देखकर मन में कहता है, यार इतनी बड़ी सच्चाई में ना खुद मैं समा पा रहा हूँ और ना तुमको बता पा रहा हूँ। कैसे बताऊं कि जिस पिता से तू बचपन से इतनी नफरत करता है, वो आज तेरे सामने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए है, वो भी इस हालत में। अगर तुझे बता दिया तो मुझे नहीं पता तू कैसे रिएक्ट करेगा।
पर मेरे पास कुछ प्लान है जिससे ये दूरियां मिट जाएगी और सारे गीले सिकवे भी। आदि ने उसके पास आते हुए कहता, तुझे क्या हुआ? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। अर्नब ने बात को बदलते हुए कहा, अंडस को नहीं वो मैं क्या कह रहा था, मैं हूँ यहाँ पर। सिक्योरिटी भी टाइट है, इसलिए तुम सब घर चले जाओ, वैसे भी रात होने वाली है। आप सभी घर जाकर आराम करो और हम निहार को भी अपने साथ ले जाना। आयान को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो दादी, निसा, आयु, निहार को लेकर घर चला गया। सिमरन तो पहले ही घर जा चुकी थी। आदि ने एक नज़र दोनों को बारी बारी से देखा, फिर बाहर से खिसकते हुए कहता है, तुम चाय पियोगे? मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ कैंटीन से। दोनों ने ही मना कर दिया, जिसके चलते आदि बाहर से निकल गया। उसके जाते ही अर्नब ने मुझे मुड़कर देखा तो बाहर चाहत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने चारों तरफ चाहत को ढूंढना शुरू किया, पर चाहत उसे कहीं मिली। अर्नब उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। हॉस्पिटल कैंटीन। आदि चाय लेने आया तो उसे देखकर चीरू ने कहा, अरे सर आप यहाँ क्यों आए? मुझे कल करते मैं आ जाता ना। आदि ने चाय चुस्की लेते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि उन दोनों को थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, ताकि ये जो छोटी मोटी गीले सिकवे हैं वो मिट जाए। बस एक बार अंकल ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। अंकल कितने अच्छे हैं, इनकी वजह से आज हमारी चाहत हमारे पास है। मैं तो उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। चीरू ने भी उसे देखकर कहा, बिल्कुल सही कहा सर अपने, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। यूं ही दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। राघव का अपार्टमेंट। सहयोगिता सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलकर अंदर कोशिश कर रहा हो। थोड़ी सी आवाज आने पर सहयोगिता की नींद खुल जाती है और वो अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ देखती है, जिसका लॉक कोई बाहर से घुमा रहा था। वो इस वक्त अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी, जिस वजह से डर के कारण उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो इधर उधर देखते हुए पास पड़ा झाड़ू उठा लेती है और एक कोने में छुप जाती है। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक लंबी परछाई अपार्टमेंट के अंदर आती है। सहयोगिता डरी हुई नजर से सामने खड़े आदमी को देख रही थी। दरवाजा बंद होता है और वो आदमी अंदर आता है। सहयोगिता जैसे ही करीब आकर उसे मारने के लिए पीछे से झाड़ू उठाती है, तभी वो आदमी काफी तेजी से वो तुरंत सहयोगिता के हाथ को पकड़कर झाड़ू को झटक देता है और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सहयोगिता अचानक सीधा उस आदमी के सीने से जा लगती है और वो हैरानी से सामने खड़े आदमी को देखने लगती है। अब थोड़ी हल्की रोशनी में उस आदमी का चेहरा बखूबी नजर आने लगा था। राघव अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, कमाल की पीजी हो तुम, मेरे ही घर में रहकर मुझे मारने वाली थी। सहयोगिता ने बड़े मासूमियत के साथ मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है जी किसी घर में घुसने का? बेसे आप यहाँ थे नहीं, मुझे लगा पता नहीं कौन चोर या लुटेरा घुस पड़ा, बस इसलिए ये सब किया, वरना बिल्कुल नहीं करती, कभी नहीं करती सच्ची। राघव जाकर सोफे पर बैठ गया तो सहयोगिता ने एक तकिया और कंबल उठाया और बाहर जाने लगती है तो राघव उसे देखकर कहता है, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? अपना बोरिया बिस्तर समेट कर। सहयोगिता ने जवाब देते हुए कहा, अंडस को बालकनी में सोने, क्योंकि यहाँ बेड पर आप सोएगे ना। राघव ने उसे देखकर थोड़ा मजाक करते हुए कहा, अंडस को क्यों मेरे साथ सोएगी तो तुमसे कंट्रोल नहीं होगा है ना, इसलिए भाग रही हो ना। सहयोगिता ने फिर उसे देखकर कहा, नहीं जी ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपके साथ कैसे एक ही रूम में रह सकती हूँ। राघव ने उठते हुए तकिया और कंबल उसके हाथ से लेते हुए सोफे की तरफ फेंकते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, रात काफी हो गई है, इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। उसके ये कहते ही सहयोगिता ने कहा, अपने डिनर किया? राघव सहयोगिता की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैंने डिनर नहीं किया है। सहयोगिता किचन की तरफ इशारा करते हुए बोली, फ्रिज में खाना बना कर रखा हुआ है, अभी लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर राघव थोड़ा हैरान होता है, पर अगले ही पल अपना सिर हिला देता है तो सहयोगिता खाना गर्म करने किचन की तरफ चली जाती है। राघव एसी का टेम्परेचर फिक्स करने के बाद टीवी ऑन कर देता है। कुछ वक्त बाद सहयोगिता खाना गर्म कर अपने साथ ले आती है तो राघव उसे खाने लगाता है। काफी दिनों बाद घर का खाना खाकर राघव काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगाता है, पर अचानक खाना उसके गले में अटक जाता है। वो बुरी तरह खांसने लगता है तो सहयोगिता जल्दी से उसके पास जाकर उसके पीठ को सहलाने लगती है। अचानक उसकी छुअन से राघव के अंदर एक झांझनाहट पैदा कर देता है। अब आप ठीक है? सुन रहे हैं क्या? अब आप ठीक है? सहयोगिता ने कहा। इसकी बात सुनकर राघव जैसे होश में आया हो। वो उसकी बात सुनकर कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और जाकर सो जाओ।
उसके ये कहते ही संयोगिता वहां से जाने लगती है तो राघव उसे रोकते हुए कहता है, अंडस को रुको। देखो तुम मेरी मेहमान हो, तुम आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी से चली जाओगी, तब भी तो मुझे ये काम खुद ही करने हैं, जैसा मैं हमेशा से करता आया हूँ। इसलिए मैं ऐसी कोई आदत नहीं पालना चाहता जिसकी वजह से मुझे बाद में पछताना पड़े। मैं पहले भी अपने काम खुद ही कर लेता था और अब भी खुद ही कर लूंगा। मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, किसी के भी नहीं। राघव की बात सुनकर संयोगिता थोड़ा भी सीरियस हो गई और वह भी राघव के चेहरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि राघव कह तो बिल्कुल सही ही रहा था। इसलिए वो बिना कुछ कहे ही चली गई। राघव भी सोफे पर जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था, पर उस छोटे से सोफे पर सो नहीं पा रहा था। राघव उस छोटे से सोफे पर ही बार बार करवट ले रहा था, उसके आधे पैर तो सोफे से बाहर लटक रहे थे। रात भर यूं ही स्ट्रगल करते हुए कब राघव की आंख लागी उसे पता ही नहीं चला। अग्निहोत्री हाउस। आयन सबके साथ घर आया। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आयान भी अपने कमरे में आ गया। उसने अपने कपड़े बदले, फ्रेश होकर रूम में आए, बेड पर लेटकर अपना फोन चेक करता है तो देखता है उसके फोन पर काफी सारे मिस कॉल थे। आयान देखता है तो सारे अंशी के मिस कॉल थे। आयन जल्दी से बिना वक्त गवाए अंशी को कॉल लगाता है, पर अंशी कॉल नहीं उठती है, जिस वजह से आयन बेचैन हो गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंशी के साथ कुछ गलत हो गया हो। यूं ही काफी देर तक आयान अंशी के फोन को ट्राई करता है, पर इस बार फोन उठ जाता है। आयान कुछ कह पाता इससे पहले ही अंशी कहती है, आयान, आयान कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे बचा लो आयान, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाई भी यहाँ भी नहीं है, मुझे किसने किडनैप कर लिया है। मैंने चुपके से उनकी फोन चुरा कर तुम्हें कॉल किया है, प्लीज जल्दी आ जाओ। आयन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हेलो अंशी, मुझे सुन पा रही हो? मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? कोई तो चीज़, कोई तो कुछ प्लीज। दूसरी तरफ से अंशी की रोने की आवाज आई, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये सब कुछ काफी अंधेरे से भरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयान प्लीज प्लीज आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। आ जोर से अंशी की दर्द से कराहने की आवाज आती है, जैसे उसे बेहद दर्द हो रहा हो। आयान उसकी दर्द भरी चीख सुनकर घबरा गया। उसने फोन पर ही कहा, हेलो अंशी, हेलो अंशी, तुम सुन रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखो, मैं जितनी जल्दी हो सके बाहर आता हूँ। कहते हुए आयान गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से भागते हुए नीचे पार्किंग एरिया के पास आकर गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसकी गाड़ी कुछ ही वक्त में हवा में बातें करने लगा। वो अंशी का फोन ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां अंशी को किडनैपर ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो जगह दिखाने में बहुत ही सुनसान और काफी पुराना घर जैसा था, जैसे सालों से कोई राह ना हो, और ऐसी जगह बेस भी इलीगल कामों के लिए काफी बढ़िया होती है। आयान अंशी की फिक्र में बिना सोचे समझे ही उस घर के अंदर घुस जाता है और उस घर का दरवाजा खोल कर अंशी को ढूंढने लगा। वही जब वो घर के कोने में बने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में जान ही ना बची हो। वो फटी आंखों से देखता रहता है। जब 173 कुंडों के हवस भरी नजरें। आयान उसकी दर्द भरी चीख सुनकर घबरा गया। उसने फोन पर ही कहा, हेलो अंशी, हेलो अंशी, तुम सुन रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखो, मैं जितनी जल्दी हो सके बाहर आता हूँ। कहते हुए आयान गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से भागते हुए नीचे पार्किंग एरिया के पास आकर गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसकी गाड़ी कुछ ही वक्त में हवा में बातें करने लगा। वो अंशी का फोन ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां अंशी को किडनैपर ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो जगह दिखाने में बहुत ही सुनसान और काफी पुराना घर जैसा था, जैसे सालों से कोई राह ना हो, और ऐसी जगह बेस भी इलीगल कामों के लिए काफी बढ़िया होती है। आयान अंशी की फिक्र में बिना सोचे समझे ही उस घर के अंदर घुस जाता है और उस घर का दरवाजा खोल कर अंशी को ढूंढने लगा। वही जब वो घर के कोने में बने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में जान ही ना बची हो। वो फटी आंखों से देखता रहता है। हॉस्पिटल। अर्नब ने मुझे मुड़कर देखा तो वहां चाहत नहीं थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने चारों तरफ चाहत को ढूंढना शुरू किया, पर चाहत उसे कहीं मिली। अर्नब उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी एक बॉडीगार्ड ने आकर कहा, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हो? अर्नब ने कहा, अंदस को क्या तुमने मैडम को देखा है? कहा है वो? तभी बॉडीगार्ड ने उसे देखकर कहा, अंदस को सर, मैडम तो बाहर गार्डन में है।
उसकी बात सुनकर अर्नब भागते हुए गार्डन में जाता है तो देखता है चाहत अपने पैरों को फोल्ड किए हुए बेंच पर बैठी हुई थी। अर्नब उसके पास जाकर उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए गुस्से से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? प्लीज वाइफी एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। चाहत ने उसे देखकर मुंह फुला दिया तो अर्नब ने उसे किस करते हुए कहा, प्लीज गुस्सा मत करना। चाहत ने गुस्से से उसे जवाब देते हुए कहा, तो क्यों ना करो, आप ही है जो चाहते हैं कि मैं पापा के साथ चली जाऊं। अब तो जा रही हूँ, फिर ये नाटक क्यों कर रही है? जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब थोड़ा इंतजार कराने के बाद समझ जाएगी। विजय राठी का घर। सांची राठी। इंस्पेक्टर विजय रा ने उसे देखकर कहा, तो क्या आरती उताठी की बहन? सांची जब कॉलेज से घर आई तो उसे बाहर कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर सांची थोड़ा सा से हैरानी के साथ खुद से कहती है, हमारे घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियां, कोई आया है क्या? वो ये सोच ही रही होती है कि तभी कुछ लोग उसे घर से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने थोड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे और सांची को हवस भरी नजरों से देखकर निकल जाते हैं। सांची भी अंदर आ जाती है तो देखती है उसके भाई इंस्पेक्टर विजय राठी किचन में खाना पका रहे थे। उन्हें बिजी देखकर सांची अपने भतीजे ध्रुव से पूछती है, ए छोटा बंदर, कौन थे वो लोग जो थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे? क्या तूने पहले कभी उनको देखा था? देखने में बिल्कुल गुंडे जैसे लग रहे थे। ध्रुव जो कि 8 साल का बच्चा था, उसने डरते हुए मना करते हुए कहा, नहीं बुआ, मैं उन लोगों को नहीं जानता और न ही मैंने उन लोगों को पहले कभी देखा है। पर सांची ने उसे देखकर कहा, अंडस्को पर क्या बच्चा, बोलो बुआ को। उसके कहने पर ध्रुव ने थोड़ा डरते हुए कहा, बुआ, उनके पास बहुत सारे असली गन थी, जैसे पापा के पास है। उन्होंने पापा को धमकाया भी और कहा कि अगर पापा उनके खिलाफ गए तो अच्छा नहीं होगा। बुआ, क्या वो गंदे अंकल मेरे पापा को मार डालेंगे? सांची उसकी बात सुनकर डरते हुए घबरा जाती है, क्योंकि डर तो उसे भी लग रहा था, पर वो इस बिन माँ के छोटे से बच्चे को क्या ही समझती, इसलिए उसने कहा, अंडस्को। आस्था ने ध्रुव को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स मेरा शेर, ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपकी सुपर बुआ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। और तू टेंशन मत ले। अच्छा, ये चॉकलेट कौन खाएगा? कहते हुए उसे चॉकलेट देती है तो ध्रुव खुशी से चॉकलेट लेकर सांची के कमरे में भागता है, क्योंकि उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वो सांची के साथ ही सोया करता था। ध्रुव चला गया, पर जाते जाते सांची के लिए छोड़ गया बहुत से राज। जब 174 तुझे एक बच्चे की मां से प्यार हो गया और स्वयं कपूर की बर्बादी की हुई शुरुआत और टूटा दिल। अगली सुबह विजय राठी का घर। सांची विजय जी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? विजय ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, कहीं कुछ नहीं है, वो पुलिस स्टेशन में एक नया केस आया है, उसके रिलेटेड थोड़ी परेशानी है, ज्यादा कुछ नहीं, केस सलोवे होते ही सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने सांची को देखकर कहा, तुम ये केबीसी का गेम छोड़ो और जल्दी अपने कॉलेज जाने के लिए निकलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करके पुलिस स्टेशन जाऊंगा, इसलिए जल्दी करो। सांची ने उसे ज्यादा सवाल नहीं किया, वो अपने रूम में गई और उसने पहले ध्रुव को स्कूल के लिए रेडी किया, फिर खुद भी रेडी हो गई। दोनों रेडी होकर आए तो देखा कि विजय टिफिन पैक कर चुका था। विजय ने एक टिफिन ध्रुव को और दूसरा टिफिन सांची की ओर बढ़ाया तो ध्रुव ने हंसते हुए कहा, पापा, बुआ छोटी बच्ची है क्या जो आप उन्हें टिफिन दे रहे हो? सांची ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, चुप कर बंदर के बच्चे, आज खुद अपना टिफिन फिनिश करके आना, समझा? ध्रुव ने फिर सांची पर हंसते हुए कहा, देखो पापा, बुआ आपको बंदर बोल रही है क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूं ना। विजय ने उन्हें देखते हुए निराशा से सर हिलाकर कहा, तुम दोनों पागलों के पिछड़े में मुझे ना ही पड़ना, वरना मैं खुद पागल हो जाऊंगा। कहते हुए अपना पहनकर बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे वो दोनों भी पहले भी चले जाते हैं। विजय सांची और को ध्रुव लेकर पहले सांची को कॉलेज लेकर निकल जाता है। यूनिवर्सिटी। आयु आज जल्दी कॉलेज आ गया था। उस दिन आयु ने सांची से अपने गलती के लिए माफी मांग लिया था, सांची ने भी उसे माफ कर दिया था, जिसके बाद सांची और उसके बीच थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। आयु को भी सांची अब अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो अब कॉलेज जल्दी आने के बाद हमेशा सांची का इंतजार करता था, सांची को दूर से ही देखा करता था। अब सांची उसका सुकून बन चुकी थी। आयु की क्लास। आयु यूबी के साथ अपने क्लास में आता है। दोनों ही काफी जल्दी कॉलेज आ गए थे, इसलिए इस वक्त उनकी क्लास में कोई बच्चा नहीं था। दोनों आए तो आयु भागता हुआ एक सीट के पास गया जहां हमेशा सांची बैठती थी। वो बहा और एक खूबसूरत सा गुलाब और एक चिट चिपका दिए।
जिसे देखकर यूबी ने चिढ़ते हुए कहा, अबे यार क्या उसे छुप छुप कर ये रोज रोज फूल और पत्ते चिपकता रहता है। जाना जिस हिम्मत से उसे सबके सामने किस किया था, उसी हिम्मत से बोल दे सबके सामने आई लव यू, और बता दे ये फूल पत्ते चिपका कर आशिकी झाड़ने वाला तू ही है। फिर बना लियो उसे अपने बच्चे की माँ, बस सिंपल सा काम है। फिर रोज रोज ये फूल पत्ते चिपकने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुझे बिना मांगे मीठा सा शहद मिलेगा, यूबी ने शरारत से कहा। आयु ने उसके सर पर मारते हुए कहा, चुप कर बे साले, तेरे दिमाग में ये गंदगी आती कहाँ है। अगर तेरे हिसाब से वो सब किया ना तो सांची का प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और लात पड़ेगा। तुझे याद नहीं कैसे उस वेद की पिटाई की थी, वो अब तक कॉलेज ना ही आया है। तू क्या चाहता है मैं भी उसे पीट कर एक टांग लटका कर रहूं। यूबी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मेरे बाप, तू तो संत आदमी है इसलिए अपनी वाली को चूमे जा रहा था, वो भी दो दो बार। उसकी बात सुनकर आयु का मुंह बन गया। दोनों बाहर आए तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि एक लड़का सांची का दुपट्टा पकड़े उसके थोड़ा करीब खड़ा था। वो कोई और नहीं विजय था। वो ये हुआ था कि सांची जब गाड़ी से बाहर आई तो ध्रुव ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया, जिसे सांची का दुपट्टा बीच में फंस गया, जिसे विजय ने निकाला। दोनों फटी आंखों से उसे देख ही रहे होते हैं कि इतने में ध्रुव निकाला। उसने सांची के गालों पर चूम कर कहा, बाय बाय बुआ, अपना लंच बॉक्स खत्म करके आना। उसकी बात सुनकर सांची मुस्कुरा दी और उसे बाय करते हुए उसके गाल पर चूम लिया। आयु सांची से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, जिस वजह से उसे उनकी बात साफ सुनाई तो नहीं दी, लेकिन उन तीनों को ऐसे देखकर आयु का दिल जरूर टूट गया। उसके आंखों में नमी सी उतर गई। यूबी ने उसे देखकर कहा, यार ये शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी। तुझे एक बच्चे की माँ से प्यार होने गया यार, पर जो भी कहो एक बच्चे की माँ लगती ना ही है। चल छोड़, हमें क्या अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया। हम तेरे लिए कोई हॉट और सेक्सी लड़की देखेंगे, लड़कियों की कमी थोड़ी ही है इस कॉलेज में। कहते हुए उसने आयु को देखा जो अभी अभी नम आंखों से सांची को देखे जा रहा था। यूबी ने आयु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक है। आयु ने अपने आंखों में आए नमी को साफ करते हुए कहा, हम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं। चल जाकर क्लास अटेंड करते हैं। निहार कुछ दिन कॉलेज नहीं आएगा, मुझे उसे नोट सेंड करना है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। विजय भी ध्रुव को लेकर स्कूल छोड़ने चला जाता है। सांची उसे जाता देखकर जल्दी से भागकर अपने क्लास में जाती है। वहां पर कोई आया नहीं था। सांची जब अपने टेबल के पास आई तो हमेशा की तरह उसके शीट पर उसके लिए एक गुलाब का फूल और चिट्ठी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो उस चिट्ठी को देखकर उसे प्यार से चूम कर कहती है, अंडस्को तुम जो भी हो पर सब मेरे मुस्कान की वजह बन चुके हो। वो अपने बैग से एक डायरी निकलती है, उस गुलाब को एक पन्ने में रख देती है। उस डायरी के हर पन्ने पर आयु का दिया हुआ एक एक गुलाब का फूल था, जिसे साफ था कि सांची भी उस प्यार के एहसास वाले दहलीज पर कदम रख चुकी है। सांची भी आयु के जज़्बातों से अनजान इन सब से धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। हॉस्पिटल आदि, जो कि मिस्टर भारद्वाज के वार्ड में पड़े सोफे पर सो रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा मिस्टर भारद्वाज को हल्का हल्का सा होश आया हुआ था। वो ये देखकर उसके पास जाता है और उन्हें देखकर कहता है, अंडस्को अंकल अब को होश आ गया, रुकिए मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। कहते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। यहाँ गार्डन में अर्नब और चाहत बेसे ही सो गए थे। अर्नब चाहत की गोद में सर रख कर सो रहा था, वही चाहत पीठ से टेक लगाकर सो रही थी। तभी बाहर चीरू आया और उसे उठाते हुए कहता है, अंडस्को सर। मैडम उठिए, मिस्टर भारद्वाज को होश आ गया है। उसकी आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा कर उठ जाते हैं तो दोनों के सर आपस में टकरा जाते हैं। अर्नब ने अपना सर सहलाते हुए कहा, ये क्या था, तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं, जो सुबह सुबह ऐसे मार रही हो। कभी कभी लगता है तुम मेरी चाहत हो ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। चाहत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ज्यादा ना बकवास मत कीजिए। अभी अगर पापा को होश नहीं आया होता तो आपको बताती मैं। कहते हुए बाहर से चली जाती हैं। अर्नब ने उसे जाते हुए देखकर चीरू से कहा, तुम सिंगल लोगे का बढ़िया है, ना बीबी की चिंता और ना ही बीबी के नखरे की। चीरू ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और अर्नब के साथ अंदर चला गया। चाहत जल्दी से मिस्टर भारद्वाज के वार्ड में आते हुए उनके पास आकर कहती है, पापा अब आप कैसे हो, ठीक हो ना, कहीं आपको पेन तो नहीं हो रहा है ना। मिस्टर भारद्वाज ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम रो मत, मुझे मेरी राजकुमारी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। चाहत ने अपने आंसू पूछते हुए उनके हाथ को पकड़कर कहा, अंडस्को पापा आप ही चाहते थे ना मैं इनके पास वापस आ जाऊं।
अब जब मैंने आपकी बात मान ली है तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर कुछ हो जाता तो मैं तो फिर अनाथ हो जाती ना। अर्नब जो कि जान चुका था कि चाहत स्वयं कपूर की बेटी नहीं है और यही कारण था कि उसे चाहत के जीने मारने से पाक नहीं पड़ता, इसलिए स्वयं कपूर उसे अर्नब से ना तो बचाने आया था और ना ही चाहत की झूठी मौत की खबर सुनकर उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट किया था। फिर भी उसने जानबूझकर चाहत से पूछा, अंडस्को अनाथ हो जाती से क्या मतलब? वो स्वयं कपूर है ना तुम्हारा बाप, जिस हरामी को भगवान भी अपने पास बुलाना नहीं चाहता है, उसके होते हुए तुम अनाथ कैसे हुई? चाहत ने उसके बाद ही रियलाइज किया कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया, इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, आप जाकर डॉक्टर से पूछिए क्या हम पापा को घर लेकर जा सकते हैं? तभी डॉक्टर ने आते हुए कहा, जी नहीं, अभी तो उन्हें 1 महीने तक यहीं रुकना होगा। अर्नब ने उनकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, हम मिस्टर भारद्वाज का घर पर बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप उसकी चिंता न करें, बस एक नर्स उनके लिए अपॉइंट करें। तभी निहार बाहर आता है, जिसे देखकर चाहत कहती है, निहार पापा को आज हम घर लेकर जा रहे हैं, तुम पापा का सामान ले लो, मैं दादी से कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर निहार ने अपना सर हिला दिया तो अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, ये बकरे की तरह सर क्या हिला रहा है साले? निहार ने भी उसे घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? चाहत ने अर्नब को खा जाने वाली नजरों से घूरा तो अर्नब ने कहा, क्या अब तुम्हारे इस भाई क्या साली बुलाओ? इसलिए साला कहा, इसने घूरने वाली कौन सी बात है? निहार ने सामान उठते हुए कहा, ज्यादा इनोसेंट मत बनिए समझे, मुझे सब पता है कि आप कितने दूध के दुले हैं। अर्नब ने उसे घूरा पर अगले ही पल उसे इग्नोर करते हुए चाहत से कहा, दादी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज और ये मेरा नया बना साला दोनों ही हमारे साथ अग्निहोत्री मेंशन चलेंगे, इसलिए तुम्हें मुझसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा घर चलो। मौका मिला नहीं कि मैडम को बस मुझसे छुटकारा चाहिए जो इस जन्म में होने से रहा। उसकी बात सुनकर निहार ने कहा, हम दूर जाएगी तो आप परेशान कैसे कर पाएंगे? जीना हराम करने की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? मैं कहता है ऊँटी की तरह ना यहाँ भी तू इनका मुंह तोड़ दियो अगर परेशान करे तो। उसकी बात सुनकर आदि ने कहा, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, जल्दी जल्दी पैकिंग करो, बकवास जाकर घर पर करना। आदि ने एक बड़े भाई की तरफ दागते हुए कहा तो अर्नब उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। अर्नब को मुस्कुराता हुआ देखकर निहार का मुंह बन गया। सब लोग मिस्टर भारद्वाज को घर लेकर जाने लगे। अर्नब जो उन चारों के पीछे ही था वो उन चारों को देखकर मन में सोचता है, मिस्टर भारद्वाज का मेंशन जाना जरूरी है ताकि तुम मुझसे दूर जाओ नहीं बल्कि कोई और किसी और के करीब आ सके। सोचते हुए वो भी उन सब के पीछे चला जाता है। कपूर मेंशन। सयांग स्वयं कपूर के रूम में काफी समय से कुछ ढूंढ रहा था पर उसे मिल नहीं रहा था। वो पूरा रूम छान मार चुका था। वो एक एक चीज अच्छे से चेक करते हुए गुस्से से कुछ बुक को फेंक कर कहता है, अंडस्को सीट, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करूं, कैसे भी करके मुझे इन्फॉर्मेशन देना ही होगा, वरना कहते हुए वो अपने हाथ और पैर को देखता है तो उसने लाल लाल दाने उभर आए थे। उसे अपना गला भी सही नहीं लग रहा था। उसके आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे कुछ मिलता है तो वो उसे अपने पास रखकर बाकी सारी चीजों समेट देता है। वो बाहर निकाल कर जा रहा होता है कि दूसरी तरफ से आते हुए स्वयं से टकरा जाता है। उसे देखकर स्वयं उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सकभरी नजरों से कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सायंग उसे देखकर अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, नथिंग पापा, मैं तो आपको डिनर के बुलाने आया था बस। स्वयं ने उसे देखकर कहा, जाओ यहाँ से, मैं अभी थोड़ी ही देर में आता हूँ। स्वयं अपने कमरे में चला जाता है और सयांग अपने कमरे में जाकर उन सारी चीजों को देखकर कहता है, मैंने मेल किया है देख लो, और हम मेरा काम भी हो जाना चाहिए प्लीज, मुझे अभी से सिम्टम देखना शुरू हो गया है। उसने इतना ही कहा था कि अर्नब ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन वो गलती दोबारा दोहराई तो इसे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा, समझे? अर्नब ने सयांग के भेजे मेल को पढ़ते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अब होगा मेरा सपना पूरा, और आज से शुरू होती है स्वयं कपूर की बर्बादी की हुई शुरुआत। अर्नब उन सारी डिटेल को किसी को सेंड करता है। जब 175 प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया इसके पति ने और आयान की नाजुक हालत। स्वयं उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सकभरी नजरों से कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सायंग उसे देखकर अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, नथिंग पापा, मैं तो आपको डिनर के बुलाने आया था बस। स्वयं ने उसे देखकर कहा, जाओ यहाँ से, मैं अभी थोड़ी ही देर में आता हूँ। स्वयं अपने कमरे में चला जाता है और सयांग अपने कमरे में जाकर उन सारी चीजों को देखकर कहता है,
मैंने मेल किया है, देख लो। और हम मेरा काम भी हो जाना चाहिए प्लीज़। मुझे अभी से सिम्टम देखना शुरू हो गया है। उसने इतना ही कहा था कि अर्नब ने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन वो गलती दोबारा दोहराई तो इसे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा, समझे। अर्नब ने सयान के भेजे मेल को पढ़ते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अब होगा मेरा सपना पूरा। और आज से शुरू होती है स्वयं कपूर की बर्बादी की हुई शुरुआत। अर्नब उन सारी डिटेल को किसी को सेंड करता है। अर्नब आदि को कल करके बुलाता है तो आदि बाहर आ जाता है। क्या हुआ, तूने बुलाया? आदि ने कहा। अर्नब ने उसे लैपटॉप दिखाते हुए कहा, ये देख, स्वयं कपूर ने अपनी उस डील को अंजाम देने के लिए करने के लिए एक पूरी बस्ती के लोगों को पहले 5 लाख रुपए का चलाच दिया। जब वो लोग नहीं माने तो पूरी की पूरी बस्ती में आग लगा में रातों रात आग लगा दिया और उसे बड़ी आसानी से एक हादसे का नाम दे दिया। आदि ने गुस्से से कहा, हम इस कुत्ते को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा तो मन करता है उस कुत्ते का गला ही घोट दूं। फिर सोचता हूं कि क्यों इसे मारकर अपने हाथ गंदे करूं। अर्नब ने उसे देखकर कहा, मेरा साला और ससुर दोनों अच्छे से गेस्ट रूम में सामान रखवा दिया है ना? आदि ने हम में सर हिलाया तो अर्नब फिर कहा, सुबह से नौटंकी कहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और समर्थ उसका क्या, आज उसका भी कुछ आता और ना है उसकी बात पूरी हो पाती इससे पहले ही। आदि ने कहा, आया ने मुझे मैसेज किया था, वो ऑफिस में है। बदसमर्थ, एक बात बता, तुझे क्या लगता है प्रशा और उसके बीच कुछ चल रहा है क्या? अर्नब ने लैपटॉप पर टाइप करते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। तुझे याद है हमें उसके बैग से एक रिंग मिली थी, तब हमने उसे पूछा भी था तो उसने क्या कहा था कि वो उस रिंग निशा के लिए लाया है, जबकि वो उस रिंग को प्रशा के लिए लाया था ताकि उसे प्रपोज कर सके। फिर क्या हुआ और तुझे ये बातें कैसे पता? मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, बस इंतजार है तो उनके मुंह से सच को सुनने का। अर्नब ने अपनी गहरी नजरों से आदि को गौर से देखते हुए कहा। उसके ऐसे देखने से आदि घबरा सा गया। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या इसे मेरे और निशा के बारे में सब कुछ पता है? पता नहीं इस आदमी ने कौन से जासूस किसके पीछे लगा रखे हैं। आदि को अब बाहर रहना सही बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए वो बाहर से निकलने की कोशिश करते हुए जाने लगा कि तभी अर्नब को किसका कॉल आया। अर्नब ने अपना फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, जिसे सुनकर अर्नब बौखला गया। उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, प्लीज आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आदि ने उसके पास आते हुए उसे कंधे से पकड़कर कहा, क्या हुआ तुझे? अभी तू कहीं भी नहीं जाएगा समझा, कल रात से हॉस्पिटल में है, ना कुछ खाया और न ही रेस्ट किया है, इसलिए पहले चल कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर कुछ और करेंगे। अर्नब ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, शट अप यार, आयान की हालत नाजुक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आदि ने हैरानी से कहा, क्या हॉस्पिटल पर? वो तो ऑफिस। मुझे ये सब नहीं पता, चल हॉस्पिटल चलते हैं, उसे हमारी जरूरत है। दोनों बहुत नॉर्मल बिहेव करते हुए जाने लगे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। तभी दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, ओ बंदरों की टोली, कहाँ चली? आकर नाश्ता कर लो, कल से ठीक से खाया तक नहीं होगा तुम लोगों ने, आ जाओ। अर्नब ने उन्हें देखते हुए कहा, दादी हम। दादी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, पहले नाश्ता फिर कुछ और। दादाजी ने भी उन्हें देखकर कहा, अरे खा ले अर्नब, वरना तेरी दादी आज तुम लोगों को जाने नहीं देगी। दोनों नाश्ता करने बैठते तो है, पर किसके गले से एक निवाला तक नहीं उतरता। देसे तेसे दोनों ने खाना खाया और हॉस्पिटल ले लिए निकाल पड़े। हॉस्पिटल। दोनों हॉस्पिटल आते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर आयन बंसल कहाँ एडमिट है? उनके पूछने पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे आयान का वार्ड नंबर बता देती हैं। दोनों वहां आए और उसके वार्ड में जाने लगे तो इतने में एक लड़की उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप लोग हैं कौन? दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सिंपल सा सलवार सूट पहने, लंबे बाल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और छोटी सी होठ पहने खड़ी उन्हें घूर रही थी। उन्हें बड़ा सा साल लिया हुआ था। अर्नब ने उसे देखकर कहा, लिव माय हैंड्स, तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? देखो तुम ना, बोल लंकी कुछ और कहती। इसे पहले ही आयान के डॉक्टर मिस्टर तिरुपति कहते हैं, आयुषी बेटा यहाँ झगड़ा मत करो, जाकर चेकअप कर लेना। अब जाकर डॉक्टर सुरेखा से मिलो। लंकी को गुस्सा बहुत आता है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे बाहर से चली ही जाती है। तभी आदि ने कहा, वाह डॉक्टर जी, नाम तो बड़े अच्छे याद करते हो। से क्या आप मुझे बता सकते हैं जो कुछ भी है? क्या आप इस लड़की के बारे में जानने हो? डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तो नहीं, बट जितना आसपास लोगों से पूछा था, पता चला बेचारी का कोई नहीं है।
शादी करवा कर इसका पिता चल बसा और जिसे शादी हुई उसने इसका जीना हराम कर दिया। उसे भी उस राक्षस का मन नहीं भरा जो बेचारी बच्ची को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया दर दर भटकने के लिए, ठोकर खाने के लिए। पर जो भी कहो लड़की है बड़ी तीखी मिर्ची, आदि ने थोड़ा हंसते हुए कहा। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं मिस्टर सहगल, लड़की बहुत प्यारी और मासूम है पर प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे मूड स्विंग हो रहा है। अर्नब ने आयान के वार्ड के बाहर लगे छोटे से ग्लास में झांक कर देखता है जहां आयन मशीनों के बीच घिरा हुआ था। उसके हाथ और पैरों पर बुरी तरह चोट आई थी और कुछ फ्लैचर भी हुआ था। आयान बेहोशी के हालत बेड पर बेजान सा पड़ा हुआ था। उसे ऐसे देखकर अर्नब की आंखें में नमी उतार जाती है। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, किसने किया ये सब और क्यों? आयन की लास्ट लोकेशन भी पता करो। कहा गया था ये लड़की उसे कहाँ मिली, सब कुछ बताऊंगा।